तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 11 क्लाउड कंप्यूटिंग। और इस चैप्टर में अब एक और मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड आंसर्स कैसे ड्राफ्ट करता है। मैं एक यूज़ केस प्रूफ भी करता हूँ अभी आपके आई कैप के मॉडल पेपर के सोल्यूशन से। और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके आई कैप के अनसॉल्व पेपर में आया हुआ है वो इसी चैप्टर का है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। उसको डिस्कस करता हूँ वो कैसे लिखा गया है, उसमें कुछ आपको टेक्निक्स बताता हूँ। और साथ साथ हम चैप्टर 1 से 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, डिटेल में हर टॉपिक को एग्जाम्पल वाइज कवर किया है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को देखा है, अंडरस्टैंड किया है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। तो अब 11 चैप्टर में मज़ीद जो है वो एग्ज़ाम की बात करता हूँ, ठीक है। सबसे एक पहला सवाल और कॉमन सवाल कि व्हाट आर द एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री बेस्ड सिनेरियोज बाय द आई कैप। अब आपने ना 10 चैप्टर्स पढ़ने के बाद ये नोटिस किया होगा कि आई कैप ने जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं उन तमाम टॉपिक्स के अंदर एग्जाम्पल ज़रूर ऐड की है, ठीक है। और कहीं पे उसने एचआर की एग्जांपल दी है, कहीं पर उसने हेल्थ केयर की एग्जांपल दी है, मेजॉरिटी टाइम्स उसने फाइनेंस से रिलेटेड एग्जांपल दी है। तो मिक्स है बेसिकली, है ना। इसी तरह से रिटेल या ई कॉमर्स की एग्जांपल्स भी आपको नज़र आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक स्टूडेंट कैफ 3 स्टूडेंट जो है वो पेपर हैंडल कर रहा होगा तो वो अपना फोकस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स पे तो रखेगा, बट जब सवाल आएगा तो वो किस इंडस्ट्री से आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आई कैप जो है वो कौन से एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री बेस्ड सिनारियोस को बना सकता है, ठीक है। स्टैंड अलोन इंडस्ट्री का आना वैसे बहुत कम है, हो सकता है मिक्स या हाइब्रिड हो, ठीक है। अब लेट सपोज अगर वो रिटेल या ई कॉमर्स की बात कर रहा है तो फिर उसमें उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो इस तरह से भी पूछ सकता है। या वो बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा है तो साथ में वो रिलेट कर सकता है डेटा गवर्नेंस और रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी। तो एक हाइब्रिड बेस्ड सिनेरियोज होंगे और कुछ सवाल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है, सही है, जिसकी एग्जांपल मैं भी आपको यहाँ करवाता हूँ। तो पहला तो ये हमें समझना है, अभी चैप्टर 1 से चैप्टर 10 आई होप तमाम स्टूडेंट्स मेरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, एग्जांपल्स आपको सारी मैंने रियल टाइम इंडस्ट्री बेस्ड दे दी हैं, सही है। अब चैप्टर 11 में हमें ये देखना है कि क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ तक आने के बाद उसने ड्राफ्टिंग शुरू कर दी होगी, सवालात के जवाब लिखना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। अब उसका फोकस ये होगा कि अगर कोई सिनेरियो बेस्ड आता है तो मेरा फोकस यानी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी एग्जांपल्स याद करके जानी चाहिए ताकि मैं अपने उस सिनेरियो बेस्ड सवाल को जस्टिफाई कर सकूँ उस आंसर के साथ, ठीक है, जो लिखना होगा आपको। तो देखें, क्योंकि ये पेपर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है तो फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड या हाइब्रिड या मिक्स क्वेश्चन में उसका इम्पैक्ट आना पॉसिबल और हाई पॉसिबल चांसेस है, वेरी हाई प्रायोरिटी, ठीक है। ऑल्दो ये सब्जेक्ट कैफ 3 डेटा सिस्टम्स और रिस्क से रिलेटेड है, बट ये प्योरली टेक्निकल पेपर नहीं है, इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं है, इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी है, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल यूज़ केस नहीं है क्योंकि प्योरली ये डेटा साइंस नहीं है, ये हाइब्रिड है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं अबाउट डेटा सिस्टम एंड रिस्क विद द पर्सपेक्टिव ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि फाइनेंस और अकाउंटिंग बेस्ड अगर 7 या 8 सवाल आते हैं एग्ज़ाम के पेपर के अंदर तो 2-3 हो सकते हैं कि इस डोमेन से ज़रूर फॉल करेंगे। तो इसका मतलब मुझे जो एग्जाम्पल समझ के भी जानी है वो मेरे अपने डोमेन या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इम्पैक्ट, चाहे वो ऑडिट पर्सपेक्टिव हो, फाइनेंस हो, फाइनेंस में फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है, सही है। तो मेरे पास जो एग्जांपल्स मेरे माइंड में हो ज़्यादा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की हो, इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे चैप्टर्स में देखा गया है कि आई कैप कुछ टॉपिक्स के अंदर स्पेसिफिकली बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की भी एग्जांपल्स उसने कोट की हुई है, ठीक है। तो जो आप पिछले 10 चैप्टर्स पढ़ चुके हो और ये चैप्टर 11 पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप नोटिस कर सकते हो कि ये डोमेन्स जो है वो ज़्यादा कोट हुआ है।
इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम से रिलेटेड कोई कंपनी का पूछ लिया, रिटेल एंड ई कॉमर्स की एग्जांपल्स मौजूद हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को आई कैप ने काफ़ी चैप्टर्स और टॉपिक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंस, और लास्ट में ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये टोटल 8 डोमेन्स हैं, और इन्हीं 8 डोमेन्स के अंदर आपके तमाम जो 17 चैप्टर्स हैं उसकी एग्जाम्पल्स हर टॉपिक में एक दो इस तरह से दी हुई है, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, ये हरगिज़ यहाँ पर ये नहीं होगा कि जैसे मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज को बिल्कुल लास्ट में लिखा है तो इसकी प्रायोरिटी बहुत लीस्ट होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, वो यही है कि क्योंकि सीए का पेपर है और डेटा सिस्टम रिस्क से रिलेटेड है, तो कॉन्सेप्चुअल साइड ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस आपके डोमेन का इम्पैक्ट क्या होता है, तो वो ये शुरू के 2-3 प्रायोरिटी की एग्जांपल्स तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा फिर रिटेल हो गया, हेल्थ केयर, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, एचआर, ठीक है। ऑडिट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इसकी एग्जांपल्स सब पूछी जा सकती हैं, इससे रिलेटेड यूज़ केस बन सकता है, केस स्टडी बन सकती है, ठीक है। तो ऑल्दो तमाम डोमेन्स, ये जो 8 डिफरेंट डोमेन्स आपको नज़र आ रहे हैं एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री, और इन्हीं से ही सवालात पूछे जाएंगे, बट मेरा अंदाज़ा एज अ टीचर या ट्रेनर ऐसा होगा कि ये हाइब्रिड भी हो सकता है, सही है। मतलब अगर वो एचआर की बात करें तो एचआर के अंदर शायद कोई किसी चैप्टर को वो लिंक कर देंगे, हो सकता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, या वो रिस्क का कोई चैप्टर हो, ठीक है। या किसी के साथ डेटा गवर्नेंस प्लस एनालिटिक्स को मर्ज करके एक सवाल, एक यूज़ केस बना के आपसे पूछा जाएगा। तो आपके पास एग्जाम्पल्स आपको हर टॉपिक के 3-4 डोमेन्स स्पेसिफिकली आपको मालूम हो, पता हो, याद हो, वो प्रॉपर एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मर्ज़ी की एग्जाम्पल्स बना के आएंगे। देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कह दूँ कि स्टूडेंट जवाब तो सारे सवालात के दे के आएगा, ठीक है ना, कुछ भी वो लिख रहा होगा, लेकिन उसको खुद पता होगा कि उसने कितना क्वालिटी कंटेंट एग्जाम में लिखा भी है या नहीं लिखा, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी मरतबा स्टूडेंट ये शिकायत करता है, सर मैं तो पेपर तो मैं पूरा करके आया था, सवाल के जवाबात भी लिखे थे मैंने, तो 2-2 3-3 पेजेस के जवाबात मैं लिख के आया था। भाई आप लिख के तो आए थे, लेकिन आपने टीचर की एडवाइस पे अमल नहीं किया ना, आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा नहीं, आपके पास रेलिवेंट एग्जाम्पल्स नहीं थी, या आपके पास जो है वो सवाल से रिलेटेड कनेक्टेड कोई एग्जाम्पल नहीं थी जिसको आप डिफाइन कर सकते अपने जवाब के अंदर, सही है। तो ये बात मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बताई है, मैं अब भी रिपीट कर देता हूँ, बट मैंने इस सवाल का जवाब आपको दे दिया है कि आपको कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको फोकस करना है अपनी एग्जाम्पल्स के तौर पे, सही है। और आप जब कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे ना, तो आपको एग्जांपल्स दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर आप क्रैमिंग करते रहेंगे तो फिर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या आप रट्टा लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, सही है। तो पहले सवाल का जवाब यही है कि व्हाट आर द एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री बेस्ड सिनेरियोज। तो ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो हाईलाइटेड हैं, जो आपको मालूम है, आपने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं कि यहीं से ही आना है, ठीक है। इनमें से ही कोई यूज़ केस बनेगा और मुझे अच्छे से जो है वो उसका रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, सर जब सवाल आएगा किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का, ठीक है, तो उसका जवाब आपको मॉडिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट मैं एक एग्जांपल आपके सामने फिर से रखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर है ना, एक टॉपिक था कोर कंपोनेंट्स ऑफ आईटी सिस्टम्स, ना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स पे। तो मैंने 4 डोमेन्स कवर किए थे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने कवर किया बैंकिंग सिस्टम, कि अगर बैंकिंग सिस्टम का कोई यूज़ केस बनता है, ठीक है, तो कंपोनेंट तो सेम रहेगा। जैसे कंपोनेंट तो खैर 7-8 किस्म के होते हैं, बट मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए 2 रखे हैं। लेट्स से कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो मैं देखो किस तरह से लिख रहा हूँ। अगर मैं हार्डवेयर का कंपोनेंट डिफाइन कर रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो मैं कह रहा हूँ कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सर्वर्स होंगे, एटीएम मशीन्स होंगी, नेटवर्क राउटर्स होंगे, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर के हवाले से भी मैं स्पेसिफिकली रेलिवेंट और करेक्ट एक्यूरेट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ।
कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, फिर किसी एक एप्लीकेशन का नाम, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कोई नाम बना दिया। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो फिर यही कहेगा ना कि ये गलत है, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करना है कि एक सवाल मेरे पास आता है, ठीक है, और मुझे कंपोनेंट्स याद है और वो सेम रहेंगे चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, बट आपका लिखने का जो अंदाज है या जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाते हैं। लेट्स से यही सवाल आता है बैंकिंग सिस्टम से नहीं आता, ये हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम से आता है, तो अगेन देखो क्या चीज़ सेम है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब हार्डवेयर में मैं कहूँगा मेडिकल सर्विस। अब मैं लेट सपोज एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो क्रैमिंग कर रहा है जानबूझ के, यानी मैं बिल्कुल रट्टा लगा रहा हूँ, मैंने कहा भाई जो भी आएगा उसमें ये डाल दूंगा। तो आपसे पूछा गया हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, आप रट्टा लगा के गए कोर बैंकिंग सर्वर, तो आपने वहाँ पर ये लिख दिया, तो आपका आंसर सही थोड़ी होगा, गलत हो जाएगा। आपने कॉन्सेप्चुअली या आपकी वोकेबलरी उस डोमेन स्पेसिफिक इंडस्ट्री से एक्सपोज ही नहीं हो पाई, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि सवाल आ गया, आपको जवाब याद है, आपके पास ये आपकी राइटिंग एबिलिटी ये भी हो कि आप मॉडिफाई तो कर सकें उस जवाब को। तो अब देखो हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हार्डवेयर में मैं क्या लिखता हूँ, मेडिकल सर्वर्स, मैं ये थोड़ी लिख रहा हूँ कोर बैंकिंग सर्वर, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था। इसी तरह से फिर मैंने लिखा डायग्नोस्टिक मशीन्स या पेशेंट टर्मिनल्स। तो देखो आप अब यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों जगहों पे, लेकिन उसको लिखने का अंदाज एग्जाम्पल के साथ मैच करना, रिलेट करना, ठीक है, ये आना चाहिए। ऐसा नहीं अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ लिख के आ गए। फिर अभी देखो एक और एग्जांपल, एक और डोमेन है एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, हाँ जी, लेकिन इसमें देखो कैंपस सर्वर्स हो गया ना, वर्ड चेंज हो गया, कंप्यूटर लैब्स, नेटवर्क राउटर्स, ठीक है। फिर अगेन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेम है, कंपोनेंट। अब देखो 4 इंडस्ट्रीज हो गई, तो कॉन्सेप्ट तो जो स्टडी टेक्स्ट में लिखा है वो तो सेम रहा, लेकिन क्योंकि उसका यूज़ केस हो सकता है उसने मैन्युफैक्चरिंग साइट का बना दिया, तो अब मैं फैक्ट्री सर्वर्स लिखूंगा, ठीक है ना। तो एक जगह कोर बैंकिंग सर्वर है, एक जगह मेडिकल सर्वर है, एक जगह कैंपस सर्वर है, एक जगह फैक्ट्री सर्वर है। तो देखो ये एबिलिटी जिस स्टूडेंट के पास होगी ना, तो वो अच्छे से क्वेश्चंस को ड्राफ्ट कर सकेगा, लिख सकेगा और कन्विंस कर सकेगा कि उसको मार्क्स अच्छे मिल रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये एग्जांपल रेलेवेंट रहेगी और स्टूडेंट्स को अब समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं मैं क्रैमिंग कर लूँ, आप कर लो, मना किसी ने नहीं किया है, बट क्या आप बिल्कुल ब्लाइंड आई से जो सवाल पूछा अगर हेल्थ केयर का किया है और आप लिख के कुछ और आ रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि एग्जामिनर आपको पास कर देगा, तो बहुत मतलब डाउटफुल है, आप हाई रिस्क पे जा रहे हो, सही है। तो अभी क्योंकि टाइम पीरियड बाकी है हमारे इस एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है, अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है, तो आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, सिर्फ वीडियोस को देखने से नहीं आएगा, वीडियो समझ में तो आपको आ रही होगी, मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे, बट आपकी लिखने की एबिलिटी तो आपको खुद चेक करनी है ना। और वो उस वक्त आएगी जब आप मेरे हैंडआउट्स डाउनलोड करके गूगल ड्राइव से वहाँ पर जो सवालात रखे हुए हैं उनको देखो, समझो, लिखो, ठीक है, और फिर वहाँ पर आंसर्स भी मौजूद हैं, उससे मैच करो, देखो आपकी कैपेबिलिटी कितनी है लिखने की। एक सवाल है अगर वो बैंकिंग सिस्टम से है, तो आप ये देखो आप मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, नहीं लिख पाते हो, अगर कंटेंट नहीं है तो आप यूज़ करो चैट जीपीटी को या डिफरेंट एआई मॉडल्स को, वहाँ से एग्जांपल्स फॉरवर्ड ले लो उनसे, ठीक है, उनको कोड करो। तो मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर एक एग्जांपल दे दी चैप्टर 7 की, आई होप, क्योंकि ये तो चैप्टर 11 की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त, चैप्टर 7 से रिलेटेड मैंने इसलिए कहा कि मैं आपको कंपेयर करके बताऊं कि चीज़ एक ही है, बात कंपोनेंट्स पे हो रही है, बट उसको लिखने का अंदाज आप देख लो कि कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाता है, सही है। तो ये क्वालिटी आंसर चाहिए होंगे, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है, जो प्रैक्टिकल इसी चैप्टर की तो अब हम 11th चैप्टर पर हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, और उसी से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखो आपके पास एक मॉडल पेपर होगा जो आपको आई कैप ने दिया है, ठीक है, और एक अनसॉल्व है और इसी का सॉल्व है, ठीक है। तो ये अनसॉल्व है, अनसॉल्व में मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन 3 4 5। अब देखो क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी है ना अदर देन एमसीक्यूज, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी दो तरीके हैं आई कैप के पूछने के। एक तो ये, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, लिखा हुआ भी है, सही है। और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी, सही है। और डायरेक्टली है ना आपसे कॉन्सेप्चुअल साइड पे चीज़ों को पूछा गया है इस सवाल के अंदर। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली नहीं पूछा गया, उसमें एक पूरा सिनेरियो है। उस सिनेरियो को अच्छे से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर उसके जो भी रिक्वायर्ड है ए बी सी या ए बी, उसके आंसर्स आप देंगे, ठीक है। तो दो तरह से, एक तो वो पूरा एक प्रॉपर सिनेरियो बनाता है और फिर आपसे रिक्वायरमेंट पूछ रहा होता है, यहाँ फिर आपसे डायरेक्टली रिक्वायरमेंट पूछ रहा होता है, ठीक है। तो हम चैप्टर 11 की फोकस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ जो आपको याद होगी कि मैंने आपसे और स्टूडेंट्स को बार बार ये गाइड किया है कि जब आप सवाल को देखते हैं ना, तो आप सबसे पहले उनके कीवर्ड्स निकालें, और क्या आई कैप का पूछने का अंदाज क्या है उस सवाल के अंदर, उसको देखें पहले। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट में ना उसने बोला डिस्क्राइब करो, फिर बी पार्ट में उसने बोला एक्सप्लेन करो, और सी पार्ट में उसने बोला डिस्कस करो। देखो तीनों का एक ही मतलब नहीं है, और इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ और मैं पब्लिश भी करवा चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको देख लिया होगा। देखो अगर आप एक ही स्टाइल में आंसर का जवाब दोगे ना, तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने उस सवाल की रिक्वायरमेंट को ठीक से नहीं समझा। एक पार्ट में वो कह रहा है डिस्क्राइब, दूसरे में वो कह रहा है एक्सप्लेन, और तीसरे में कह रहा है डिस्कस। इसको लिखने का इसका अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है, तीनों अलग अल्फाज हैं, तीनों की डिफरेंट तरीके की एक्सप्लेनेशन आती है, सही है। फिर पार्ट ए को अगर आप देखो तो वो कह रहा है डिस्क्राइब करो 3 प्राइमरी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज मॉडल्स को, जिसमें उसने बताया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फॉर ईच मॉडल प्रोवाइड इट्स कोर ऑफरिंग एंड अ रेलिवेंट एग्जाम्पल ऑफ इट्स यूज। मैंने कहा ना अपनी मर्जी की एग्जाम्पल्स नहीं बनानी आपको, इसीलिए सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़नी है। और वो कह रहा है कि मुझे रेलिवेंट एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी एक्स वाई जी कंपनियां नहीं क्रिएट करो, सही से रेलिवेंट एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो अब ज़रा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब मैं इसके सोल्यूशन पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर है, सही है। अच्छा, कीवर्ड क्या था मेरे लिए? डिस्क्राइब का कीवर्ड था, ठीक है, डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब को कैसे लिखा जाए, यानी एक सवाल आया 6 मार्क्स का है, डिस्क्राइब लिखा हुआ है। तो अगर आपने देखी हो मेरी वीडियो, जो मैं आपको यहाँ पर उसकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, ठीक है, आंसर ड्राफ्टिंग टेक्निक्स के नाम से मौजूद है। इसमें देखो डिस्क्राइब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इस डिस्क्राइब के आगे क्या लिखा हुआ है? गिव डिटेल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट समथिंग, यानी इसका मतलब क्या है डिस्क्राइब का? हाउ टू आंसर, यूज फुल सेंटेंसेस, मेंशन की फीचर्स। यानी डिस्क्राइब का अल्फाज देखते ही आपको किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है। यूज फुल सेंटेंसेस, मेंशन की फीचर्स। क्या मेरी ये बात यहाँ पर प्रूव हो जाती है? यूज फुल सेंटेंसेस, ठीक है, और की फीचर्स उसके डिफाइन करो। हाँ देखो आई कैप ने भी इसी तरह से डिफाइन किया, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। अब उसने ये नहीं कहा कि मुझे एग्जाम्पल रिटेल कंपनी की ही दे दो, आपके दिमाग में कोई और रेलिवेंट एग्जाम्पल अगर इसकी है तो वो आप कोट कर सकते हो, ठीक है। उसने आपको स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन रेलिवेंट एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल जो उससे कनेक्ट हो रही हो, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात प्रूव हो जाती है कि जो ड्राफ्टिंग टेक्निक्स मैंने यहाँ पर डिटेल में सिखाई हैं, समझाई हैं, इसकी प्रॉपर वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। उसी स्टाइल के अंदर आई कैप ने इस आंसर को ड्राफ्ट भी किया। तो एक बात तो प्रूव हो जाती है कि मुझे क्या लिखना है और कितना लिखना है। दूसरा ये कि एक वो स्टूडेंट है सर 6 मार्क्स का है, मैं 3 पेज फिल करके आ जाऊँ, मुझे 6 में से 5 मिल जाएंगे। तो ये कोई इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम तो नहीं है कि ये तो एक प्रोफेशनल बॉडी का एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। तो ये तो दिमाग में नहीं आना चाहिए कि 6 नंबर है तो मैं 3 पेजेस लिख दूंगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पॉइंट इज आई कैप ने भी यहाँ पे पेजेस तो फिल नहीं किए ना, उसने भी, और ये आई कैप का ही सॉल्व पेपर है, कोई और पेपर तो है नहीं। आई कैप ने ही बताया है कि मुझे कितना चाहिए कंटेंट, चाहे वो भले 6 मार्क्स का हो,
तो मुझे पेजेस फिल नहीं चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से, ऑल्दो पेपर इंग्लिश में है लेकिन आप देखें कीवर्ड्स कौन से यूज़ किए हैं, प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, इसका मतलब ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तो ये काम आप कर सकोगे, ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होगी, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप इस तरह से नहीं लिख सकोगे। तो सर अगर मैं सवाल फिर से पढ़ूँ, डिस्क्राइब करो 3 प्राइमरी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स को जिसमें ये बताया, और सबकी रेलेवेंट एग्जाम्पल दो, तो उसने पैराग्राफ स्टाइल के अंदर कोर ऑफरिंग बताइए कि वो है क्या, और फिर उसको कनेक्ट किया है एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, पार्ट बी पर आ जाओ। पार्ट बी में जो कीवर्ड है वो है एक्सप्लेन का, और पार्ट सी में है डिस्कस का। तो अब अगर आप, अगेन मैं वीडियो को रेफर करूंगा, तो एक्सप्लेन में देखो क्या लिखा हुआ है। जब एक्सप्लेन का वर्ड होता है तो शो हाउ और वाई समथिंग हैपेंस, पहले बताओ कैसे। एक्सप्लेन में हम ये कह रहे हैं कि कैसे हुआ वो चीज़, और अगर जैसे 2 या 3 मार्क्स का सवाल है तो फिर आप बताओ कि कैसे, हाउ को डिस्क्राइब करो। लेकिन अगर 5 या 6 नंबर का सवाल है, इससे ज़्यादा का है, तो फिर आप हाउ के साथ वाई भी लगा दो। ठीक है, ताकि आप कॉज एंड इफेक्ट को बता सको। तो अब यहाँ पर देखिए, आई कैप ने जो यहाँ पर आंसर दिया है ये देखें। ठीक है, तो जब आप इस आंसर को पढ़ोगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा शो हाउ एंड वाई। ठीक है, जैसे मैं रीड कर लेता हूँ आपके लिए। पब्लिक क्लाउड्स आर एन एक्सेलेंट चॉइस फॉर स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस ड्यू टू देयर लो अप फ्रंट कॉस्ट एंड पे एज यू गो प्राइसिंग। शो हाउ एंड वाई आ रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेल सूटेड फॉर एप्लीकेशंस विद वेरिएबल वर्कलोड्स सच एज, अब ये वाई का जवाब दे रहा है, सच एज ई कॉमर्स वेबसाइट्स एक्सपीरियंसिंग फ्लक्चुएटिंग डिमांड ड्यूरिंग हॉलीडे सेल्स बेनिफिटिंग फ्रॉम वर्चुअली अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी। तो एक पूरा प्रॉपर कंसाइज अच्छा जो है वो यहाँ पर ड्राफ्टेड आंसर मौजूद है, और इसी तरह से ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन बता देता हूँ। ठीक है, मेंशन कर देता हूँ, एक्सप्लेन 2 डिस्टिंक्ट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन अडॉप्ट, आउटलाइनिंग देयर की फीचर्स एंड देयर टिपिकल यूज, हाउ और वाई। ठीक है, तो ज़ाहिर है 5 नंबर का है, तो हमने सजेस्टेड आंसर्स में भी आई कैप ने इस तरह से उसको प्रॉपर तरीके से लिखा है। तो अगेन ये बात मेरी फिर से प्रूव हो जाती है, एक्सप्लेन में शो हाउ और वाई। ठीक है, मार्क्स कम होंगे तो हाउ तक लेना है अगर 2 नंबर का है तो, लेकिन अगर 3, 4, 5 नंबर का है तो हाउ और प्लस वाई विद रेलिवेंट एग्जाम्पल। अच्छा, फिर अगर आप देखें अगेन अनसॉल्व पे आते हैं। पार्ट 3 है डिस्कस 3 सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन फ्रॉम अडॉप्टिंग क्लाउड अकाउंट। ये कह रहा है डिस्कस करो 3 सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन फ्रॉम अडॉप्टिंग क्लाउड अकाउंट्स। तो 3 है तो आप 3 डिफाइन कर लो। अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आप अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है फॉर रिस्पॉन्सेज द आंसर्स, आपको ऐसा लगता है कि मैं 3 से ज़्यादा लिख सकता हूँ, आप 4 की तरफ जा सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना कि जो 3 लिखे हैं उसमें 3 में से 2 अच्छे पॉइंट्स लिखे, तीसरा ख़राब लिख दिया, और फिर आप टाइम और इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं चौथा या 5वां लिख दूँ। तो अगर 3 लिख रहे हो तो सॉलिड लिखो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद 3 में से कोई एक पॉइंट एवरेज है, मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पास थोड़ी सी टाइम है मौजूद है, तो आप 4 लिख दो, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 3 पूछे और आप 6 लिख रहे हो। आपसे कहा गया है कि डिस्कस 3 सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, और आप 6 सात सात लिख रहे हो, तो आप अपनी अगले सवाल के जवाब की भी टाइमिंग डिस्टर्ब करोगे और फिर स्ट्रेस होना शुरू होगा। तो 3 से 4 जा सकते हो, 3 से 2 नहीं हो सकते, क्योंकि 3 नंबर है तो अंडरस्टूड है कि एक पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए 1 नंबर रखा गया होगा। सही है ना। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद ये कि आप अच्छे से ड्राफ्ट करें अपने आंसर को। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन सेवरल सिग्निफिकेंट बेनिफिट फ्रॉम अडॉप्टिंग क्लाउड अकाउंट्स। पहले कॉस्ट एफिशिएंसी, फिर स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और अगर मैं बताऊँ कि इसकी मीनिंग क्या थी, तो डिस्कस का मतलब है व्हाट, हाउ प्लस वाई। ये 3 चीज़ें अगर एक पैराग्राफ में आई कैप के एग्जामिनर को नज़र आ जाएंगी, वो आपको अच्छे नंबर दे देगा। अगर नहीं आएंगी तो ज़ाहिर है मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें, और ये चीज़ें कैसे आपको समझ में आएंगी जब आप ज़ाहिर है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। तो डिस्कस के अंदर व्हाट, हाउ और वाई तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप
इनको पढ़ेंगे भी तो आपको ये तीनों एलिमेंट्स समझ में आएंगे कि मौजूद है। सही। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और कैफ 3 DSR की प्ले लिस्ट में एंटर होंगे तो आपको यहाँ पर ऑन टॉप ही वीडियोस नज़र आएंगी। जैसे पहली वीडियो है हाउ टू पास डेटा सिस्टम एंड रिस्क ड्राफ्टिंग टिप्स एंड टेक्निक्स, तो मैंने 27 मिनट्स की ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है हाउ टू पास के ऊपर, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। फिर 26 मिनट्स की एक और वीडियो है आंसर ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, इसको भी ज़रूर देखिएगा। और फिर चैप्टर वाइज जो जो चैप्टर रिकॉर्ड होता जा रहा है वो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हर चैप्टर को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्चुअली देखें। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं, विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव से भी कवर कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि आपका मेन डोमेन वही है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स में डिफरेंट डोमेन्स की एग्जांपल्स को भी ऐड किया, तो अब आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, स्टडी टेक्स्ट में भी मौजूद है, मेरे इन वीडियो लेक्चर्स में भी मौजूद है, प्लस आपकी गाइडलाइंस के लिए एग्ज़ाम आंसर्स ड्राफ्टिंग भी उनकी भी वीडियोस मौजूद हैं। सही है, तो आप मेरे चैनल पे जब जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर से भी आप नेविगेट कर सकते हैं मेरी वीडियोस की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो ये यूट्यूब चैनल सिर्फ कैफ 3 के कंटेंट के लिए काम नहीं आएगा, बल्कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब आप अपने कैफ के सारे पेपर्स क्लियर कर लेंगे और जब आप ऑडिट फर्म में जाएंगे इंशाल्लाह आर्टिकलशिप करने के लिए, या आप इंडस्ट्री में अगर जब जाते हैं तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत यूज़ होता है। ठीक है ना, तो आप मेरे इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स से रिलेटेड है, जो 100% फ्री फुल कोर्स है, और उसको सिंक्रोनाइज तरीके से क्रोनोलॉजिकल सॉर्टिंग में हर टॉपिक को यहाँ पर रखा गया है इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी ये सीखना होता है, ताकि वो क्लाइंट पे अच्छे से एक्सेल की स्प्रेडशीट अगर यूज़ कर रहा है तो उसको अप्लाई कर सके कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ये क्रोनोलॉजिकल सॉर्टिंग में आपको इसी सॉर्टिंग में चीज़ों को सीखना है, लेकिन कब सीखना है, जब आप कैफ के सारे पेपर्स क्लियर कर लें और जब आपके पास कुछ टाइम की हॉलीडेज़ होती हैं, जब आप फर्म में अप्लाई कर रहे होते हैं इस तरह से। ठीक है, या आप इंडस्ट्री में जाते हैं, या इवन आप CA फाइनल के एग्ज़ाम्स भी दे रहे होंगे, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जब आप CA फाइनल के एग्ज़ाम्स में CFAP 6 देंगे, जो जिसका नाम है ऑडिट अश्योरेंस एंड डेटा, तो उस वक्त आपको एक कोर्स करना होता है फिनटैक और डेटा एनालिटिक्स का। डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के अंदर पावर BI एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना होता है। तो पावर BI से रिलेटेड भी आप देखें 159 वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको फ्यूचर में CA फाइनल में जब आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करेंगे और अगर आपको फिर कोई इशू हो या कॉन्सेप्ट समझने हो, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सही है, ताकि वो भी आप चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको इवन CA फाइनल के अंदर, इवन जब आप CA क्वालिफाई भी कर लेंगे तब भी आपको बहुत सारे स्किल्स और सॉफ्टवेयर और टूल से रिलेटेड ये चैनल बहुत काम आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप इसका एडवांटेज लेंगे। इस वक्त आपको कैफ 3 पे फोकस करना है, जो मैंने एग्ज़ाम के टिप्स दिए हैं आई होप आप उसको जो है उस पर अमल करेंगे और अपनी आंसर ड्राफ्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे ताकि आपका पेपर क्लियर हो। तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली आपको एक प्रैक्टिकल यूज़ केस ICAP के मॉडल पेपर से, जो चैप्टर 11 का है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो आपके ICAP के मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 था उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है कि स्टूडेंट कैसे जो है वो कीवर्ड्स निकालेगा, कितना उसको कंटेंट लिखना है, किस तरह की एग्जांपल्स ऐड ऑन करनी है, हर वर्ड का क्या मतलब है, और हम ये कह सकते हैं कि ICAP को क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर्ड आंसर, रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स, बिजनेस फोकस्ड हो, और नो कोई ओवर थ्योरी नहीं चाहिए। ठीक है, सो अगेन ये वीडियो भी पार्ट हो जाएगी प्लेलिस्ट की, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा है कि 2 मज़ीद वीडियोज़ हैं जो आप देखिएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तमाम वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होगी। आई होप अब मज़ीद आपको क्लैरिटी मिली होगी और अब आप प्रैक्टिस को स्टार्ट करें लिखने की, और एज़ मच एज़ पॉसिबल प्रैक्टिस